गुड इवनिंग एंड जय हिंद। हम लोग आज इंग्लिश करेंगे। मैंने आपको रेशियो का ऑलरेडी एक पीडीएफ सेंड किया हुआ है, तो आपके पास आज एक और दिन है। कल हम लोग उसका जो है आंसर करेंगे रेशियो वाले चैप्टर का, जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है। आज इंग्लिश करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग वर्ब कर रहे थे, कंफ्यूजिंग वर्ब, ठीक है। तो उसी में अभी कुछ और वर्ब हैं, पहले उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक बार 3 से 4 मिनट में जल्दी से, जो लास्ट टाइम आपने किया था, यदि कॉपी में नोट किया हुआ है तो 2 से 3 मिनट लीजिए और जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या किया था। तो कंफ्यूजिंग वर्ब जो है हम लोग कर रहे थे कल, ठीक है ना, लास्ट डे। उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मुझे बताइए क्या था, लास्ट वाला जो मैंने वर्ब करवाया था आपको क्या था? एडवाइस, ठीक, सलाह। ओके। देखिए, तो नेक्स्ट आप वर्ड जो इम्पोर्टेंट है, देखिए, एक होता है BREATHE, ब्रेथ, है ना, ब्रीथ। और एक होता है BREATH, ब्रेथ। दोनों का मीनिंग सेम है, ब्रेथ बोलते भी ब्रेथ ही है, लेकिन जो ई वाला है ये वर्ब फॉर्म है, और जो ब्रेथ है जिसमें ई नहीं है वो नॉन फॉर्म है। तो इसका मीनिंग होता है सांस लेना, ब्रेथ। यहाँ इसका मीनिंग तो होता है सांस या सांसें, और ये सांस लेना एक्शन हो गया, वो वर्ब, सांस लेना। तो जहां मुझे लगेगा कि वर्ब लेना है वहां वहां पे मैं ये लूंगा, और जहां नॉन लगेगा वहां मैं ये लूंगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं। मिस्टर वर्मा finally took his last breath and now he is no more। देखो, अब जो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें है मिस्टर वर्मा। एक बार आप करिए इसको, एक बार कॉपी कीजिए इसको और फिर इसको कीजिए और फिर आंसर कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो मिस्टर वर्मा फाइनली टुक हिज लास्ट ब्रेथ एंड नाउ ही इज नो मोर। तो क्या आना चाहिए? क्या यहां पे ये आना चाहिए क्या, या ये फिर ठीक है? ई वाला होना चाहिए शायद। देखिए, किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, मिस्टर वर्मा सब्जेक्ट है कि नहीं? मिस्टर वर्मा फाइनली, ये फाइनली किसके लिए आया? टुक के लिए। तो ये एडवर्ब है, वर्ब के लिए आया ना, टुक वर्ब है। तो वर्ब तो आ गया, तो आप दोबारा वर्ब क्यों लेना चाहते हो? ये क्या कह रहा है? मिस्टर वर्मा ने फाइनली अपनी लास्ट सांस ली, है ना। तो सांस की बात कर रही है, लास्ट ब्रेथ ली। तो ये बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहाँ पे ई होता तो मैं काट के इसको ब्रेथ करता, BREATH, क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी आ चुका है ना सेंटेंस में। एंड ही इज नो मोर। क्लियर हुआ? जी सर। ओके, तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप। देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है ना। तो अफेक्ट और इफेक्ट दोनों में बस एक ए, यहां ए और यहां ई का डिफरेंस है। ये वर्ब है और ये नाउन है। अफेक्ट का मीनिंग होता है प्रभाव, प्रभाव, पढ़ना, पढ़ना, है ना, पढ़ना, सॉरी,
और इफेक्ट का मीनिंग प्रभाव, है ना। तो हमें ये याद रखना है कि वर्ब की जगह जब आएगा, हिंदी याद रख के कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। वर्ब की जगह आएगा तो मैं ये लूंगा, और नाउन की जगह आएगा तो मैं ये लूंगा। अच्छा, यदि ये नाउन फॉर्म है इफेक्ट, तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, इफेक्टेड हो सकता है क्या, बताओ मुझे आप। नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन का तो फॉर्म चेंज नहीं होता ना। फॉर्म किसका चेंज होता है, वर्ब का। तो ये अफेक्टेड तो हो सकता है, लेकिन इफेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन का फॉर्म चेंज नहीं होता, फॉर्म वर्ब का चेंज होता है। क्लियर हुआ ये बात। तो यदि आपको कहीं लगेगा कि यार इफेक्टेड लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि मुझे तो ये गलत है, मुझे तो नाउन फॉर्म चाहिए, इफेक्ट चाहिए, या इसका मतलब ये है कि हाँ अफेक्टेड आना चाहिए था। मान लो कि इफेक्टेड है, इसका वर्ब आना चाहिए वहाँ पे, तो इफेक्टेड तो वर्ब होगा नहीं, इसका मतलब वहाँ अफेक्टेड आना चाहिए था। ठीक है, देखो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। डैश ऑफ सोशल मीडिया is not good for young boys. He dash me a lot. तो कॉपी करिए और इसको फिलअप कीजिए, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों ही क्वेश्चन में। जब भी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो वो 2 मिनट। तो जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा तो वो हमेशा ऑफ के पहले होगा, ठीक है ना। और जो ये ऑफ होता है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो ये जो सोशल मीडिया है ये ऑब्जेक्ट है ऑफ का, ठीक है। तो देखो मुझे ऑफ से पहले चाहिए, इसका मतलब सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट पे क्या आ सकता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, क्या आ सकता है, ओनली नॉन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। अफेक्टेड, अफेक्ट वर्ब तो नहीं आ सकता, तो इसलिए यहां पे इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज नॉट गुड फॉर यंग बॉयज, ठीक है। सेकंड पे ही, इसका मतलब सब्जेक्ट मिल गया मुझे, और सब सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है उसके बाद क्या होता है, वर्ब आता है, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो मुझे वर्ब वाला चाहिए। ही अफेक्टेड मी अ लॉट। क्लियर हुआ, कर लीजिए। सर अफेक्टेड क्यों आएगा, अफेक्ट नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगा। एक्चुअली ये ही अफेक्ट मी अ लॉट यदि मैं लिखूंगा तो फिर अफेक्ट नहीं होगा, फिर अफेक्ट्स होगा। ही अफेक्ट्स मी अ लॉट, क्योंकि ही के साथ से ही है ना, ही के साथ अफेक्ट्स आना चाहिए। तो अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यदि मैं सुनिए, यदि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाऊंगा कि ही अफेक्ट्स मी अ लॉट, तो इसका मतलब हो जाएगा ना ये डेली का रूटीन है कि वो जाता है आता है, मैं देखता हूँ और मेरे को बहुत अफेक्ट करता है ना। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है कि उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने अफेक्टेड सेकंड फॉर्म लिया। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई चीज़ करते हैं तो वो डेली का रूटीन बन जाता है। तो कोई ऐसा तो हो नहीं रहा है कि वो डेली उसको देख रहा है, डेली उससे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए दिस वन इज द बेस्ट, अफेक्टेड। ही अफेक्टेड मी अ लॉट। जैसे एग्जाम में आने से अफेक्टेड ही लिखना है, अफेक्ट्स नहीं लिखना। देखिए यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए अफेक्ट, अफेक्टेड,
अफेक्टेड ऐसे, वो देगा ही नहीं अफेक्ट्स, ठीक है। क्यों? जी क्योंकि रीज़न क्या है कि वो अफेक्ट्स दे देगा तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो अफेक्ट्स देगा ही नहीं, और आप आंख बंद करके अफेक्ट बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सिंपल जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब में एस ई एस लगता है, और इसमें एस ई एस है नहीं, ठीक है। ठीक। सर सब्जेक्ट जब नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में, फिर उसको वर्ब फॉर्म में नाउन होगा। हाँ, यदि सब्जेक्ट नहीं है तो फिर देखना होगा कि क्या नाउन चाहिए क्या, और यदि नाउन चाहिए तो इफेक्ट भरो, ठीक है ना। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा जो आप पूछ रहे हैं, कोविड-19 इफेक्टेड होल वर्ल्ड। तो कोविड-19 ये सब्जेक्ट आ गया हमारा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिया इसने इफेक्टेड, और मैंने क्या कहा आपको कि इफेक्टेड होता ही नहीं है क्योंकि नाउन का फॉर्म चेंज होता नहीं है, तो क्या आना चाहिए? अफेक्टेड। कोविड-19 अफेक्टेड होल वर्ल्ड। अभी क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये बहुत बार आया हुआ है। देखो, एक होता है एडॉप्ट, एक होता है अडैप्ट, ए वाला अडैप्ट, एक होता है अडेप्ट, अडेप्ट। इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स में या एरर में आता रहता है। देखो, तीनों का मीनिंग क्या है। जो ये वाला अडॉप्ट है, इसमें ओ है, इसमें ए है और इसमें ई है। तो हम सन को, जो बेटा, ऐसे आप एक याद रखने का तरीका है कि बेटे को गोद लेते हैं जिसका नहीं होता बेटा, तो सन, अडॉप्टेड सन, तो सन में क्या है? ओ। तो इस अडॉप्ट का मीनिंग है गोद लेना, गोद लेना। गोद लेना मतलब अडॉप्ट करना, किसी दूसरे भाई किसी का बच्चा नहीं है तो वो क्या करता है? अडॉप्ट करता है बच्चे को, तो वो गोद लेना है ना। अच्छा, ये जो अडैप्ट है इसका मीनिंग होता है कि इन्वायरमेंट के जैसा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल देखो, वी आर अडेप्टेड टू लीव इन अ हॉट वेदर, है ना। हम लोग हॉट वेदर में रह सकते हैं। यूएस के लोगों को इतना जितना गर्मी हमारे पास होता है उतना कर दे तो वो मर जाएंगे, ठीक है ना। तो वी आर अडेप्टेड। ऐसे ही जैसे कैमिलियन, गिरगिट जो होता है, कैमिलियंस आर अडेप्टेड टू लीव ऑन ट्री, वो ट्री पर रह सकता है, वो अडेप्टेड है उसके लिए। तो इस अडेप्ट का मीनिंग होता है अनुकूल होना, वैसा हो जाना, अनुकूलन, अनुकूल हो जाना, ठीक है। और याद कैसे रखोगे? देखो, ए फोर का, ए का मीनिंग अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी के जैसा हो जाना, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसके जैसा हो जाना, अकॉर्डिंगली हो जाना। इसी का एक दूसरा वर्ड है एक्लिमेटाइजेशन, ये एग्जाम में आया हुआ है, एक्लिमेटाइजेशन। देखो, एक्लिमेटाइजेशन क्या है? देखो, अडेप्टेशन ये एक लॉन्ग टर्म है। जैसे हम इंडियंस जो है, हम लोग हॉट वेदर के लिए अडेप्टेड है कि रह सकते हैं, ठीक है ना। वेरी हॉट वेदर के लिए तो नहीं है अडेप्टेड, लेकिन 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम लोग अडेप्टेड है, आराम से हम लोग रह सकते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अडेप्टेड, ये वाला अडेप्टेड। ये लॉन्ग टाइम को बताता है कि लॉन्ग टाइम से आपके बॉडी में ये खूबी है। और ये जो एक्लिमेटाइजेशन होता है ना, ये शॉर्ट टर्म थोड़े से समय के लिए अडेप्टेशन होता है, अडेप्टेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच है इंडिया का, ठीक है, और जब हमारे यहाँ जैसे अभी गर्मी है, ठीक है, तो वहाँ पे ठंडी होगी अब, ठीक है ना। तो सपोज करो कि कोई क्रिकेट टीम, हमारी क्रिकेट टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया अभी खेलने के लिए, तो वो ना क्या करते हैं, 4-5 दिन पहले चले जाते हैं। जैसे मान लो 4-5 दिन पहले बाद में है खेल, मैच स्टार्ट, तो कुछ दिन पहले चले जाते हैं। क्यों? ताकि वहाँ जाके वहाँ के वेदर की तरह ढल सके। तो वो शॉर्ट टाइम के लिए, ऐसा तो नहीं है कि पूरे हमेशा के लिए वो ऑस्ट्रेलियन वेदर के तरह के हो जाएंगे, है तो वो इंडियन।
तो थोड़े से पहले जाते हैं ताकि वहां के वेदर से वो अक्लेमेटाइज हो जाएं। ये एग्जाम में आया हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। अडेप्टेशन नहीं आएगा वहां पे, वहां शॉर्ट टर्म के लिए अक्लेमेटाइज होता है, और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज से अडेप्ट हो जाते हो तो वो ये अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। ठीक है ना? बताओ ये क्लियर हुआ? अडाप्ट और अक्लेमेटाइजेशन का डिफरेंस। शॉर्ट टर्म के लिए अक्लेमेटाइजेशन होता है और लॉन्ग टर्म के लिए अडेप्ट होता है। और ये तीसरा है अडेप्ट, अडेप्ट ई। तो ई से आप याद रखो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। कोई भी कंपनी कैसे एम्प्लॉय को लेगी? जो स्किलफुल हो या जो जिसमें कोई स्किल ना हो? किसको लेगी वो? स्किलफुल को, जिसमें स्किल हो, गुण हो, किसी काम को करने का तरीका हो। तो इस अडेप्ट का मीनिंग होता है स्किल। ऐसे याद रखने का तरीका कि अडेप्ट ई एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय स्किलफुल, यानी ये अडेप्ट जो है स्किल है। ये वाला अडेप्ट ए को देख के हम लोग याद रख लेंगे अकॉर्डिंगली हो जाना, मतलब उसके तरह का जैसा हो जाना, अनुकूल हो जाना। और ये अडॉप्ट, बेटे को गोद लेते हैं, सन को अडॉप्ट करते हैं, ओ अडॉप्ट, अडॉप्ट मीन्स गोद लेना। इस तरह से ये याद रह जाएगा। आपको लगता है कि कोई दूसरे तरीके से आप याद करना चाहते हो तो वैसे कर लो, लेकिन इस वर्ड को यूज मतलब आप कर जरूर लेना। याद रखने का तरीका कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये यदि आपने तरीका कोई इस तरह का नहीं लगाया होगा ना, ट्रिक, तो एग्जाम में ना कंफ्यूजन होता है कि ये ओ वाला था या ए वाला था, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ट्रिक जब भी कभी कोई कंफ्यूजन वाला हो उसको इस तरह से कुछ निमोनिक्स, इस जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये कि अडॉप्ट सन को करते हैं, अडेप्ट अकॉर्डिंगली हो जाना, इसे कहते हैं निमोनिक्स का तरीका। तो निमोनिक एसोसिएट कर लेना चाहिए वर्ड में, उससे आपको वो याद रहता है। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो कैमल जो है वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहने के अनुकूल है। तो क्या है? अडाप्ट है, अडाप्ट, अडाप्ट, इसको अडाप्ट पढ़ते हैं, अडाप्ट, अडप्ट, अडॉप्ट। ठीक है, तो अडाप्टेड है टू, कैमल इज अडाप्ट टू लीव, सॉरी अडेप्टेड होना चाहिए, है ना। यदि मैं इसको वो नहीं चेंज करूंगा वॉइस में तो प्रॉब्लम होगा। कैमल इज अडेप्ट, कैमल अडेप्ट करता है, हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैमल इज अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। ठीक है। अच्छा देखो एक बात और, ये जो डेजर्ट है और एक इसे कहते हैं डेजर्ट, और एक होता है डिजर्ट, डिजर्ट, दिस वन डबल एस वाला, और ये सिंगल एस वाला। सिंगल एस वाले का मीनिंग होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान। और जो डबल एस वाला है तो ऐसे याद रख लो इसको, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, एस डबल एस, स्वीट, ज़्यादा स्वीट। तो स्वीट क्या होता है? खाना, मिठाई। तो खाने के बाद रेस्टोरेंट वगैरह में, डे टू डे लाइफ में तो हम ऐसा नहीं करते कि खाने के बाद मिठाई खाते ही हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो खाने के बाद क्या खाते हैं? डेजर्ट खाते हैं, मिठाई खाते हैं। तो खाने के बाद जो मिठाई खाते हैं उसमें डबल एस, ये होता है डेजर्ट, इसका मीनिंग होता है मिठाई। ठीक है। और सिंगल एस वाला होता है रेगिस्तान। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एक होता है कंप्लेन और एक दूसरा होता है कंप्लेंट, कंप्लेंट। ठीक है ना। जब मैं इस वर्ड को नहीं जानता था तो मुझे लगता था लोग कंप्लेंट कंप्लेंट क्यों बोलते हैं, इनको बोलना नहीं आ रहा। जैसे मैं किसी से सुनता था तो मुझे लगता था कि इनको बोलना नहीं आ रहा, लेकिन कंप्लेंट जो है वो नॉन फॉर्म होता है, और जो कंप्लेन होता है ये वर्ब होता है। दोनों का मीनिंग वही है, शिकायत, लेकिन वर्ब शिकायत करना और कंप्लेंट शिकायत। तो नॉन कहीं पे भरना होगा तो हम कंप्लेंट भरेंगे, और वर्ब भरना होगा तो कंप्लेन भरेंगे। ठीक है। हिंदी क्या मीनिंग है इसका? शिकायत करना,
और इसका मीनिंग है शिकायत। ठीक है, अभी कुछ कुछ और वर्ड हम लोग पहले जल्दी जल्दी लिखते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मिला के करेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ड ऐसे हैं कि आप पहचान जाओगे अचानक से, फिर वो क्वेश्चन का एग्जाम्पल में फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा ले लेते हैं, अफेक्ट इफेक्ट तो मैंने आपको करवा ही दिया। एक ले लेते हैं हियर एंड लिसन। हियर और दूसरा है लिसन। देखो, जो हियर है इसका मीनिंग भी सुनना होता है, और लिसन का मीनिंग होता है ध्यान से सुनना। इसका मीनिंग होता है सुनना, सुनना, और इसका मीनिंग ध्यान से सुनना। ठीक है ना? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हियर केयरफुली, लेकिन यदि मैं ऐसे कहूंगा लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, नहीं कह सकते, है ना? लिसन के साथ केयरफुली नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ध्यान से सुनना वो अपने आप में है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह की गलती देगा वो जब भी एग्जाम में आएगा। थर्ड आ जाओ, नेक्स्ट जो भी है, और नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग देते रहना। ठीक है ना? एक होता है प्रिस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, और एक होता है प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। ठीक है, देखिए इस प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में ई और ओ का डिफरेंस है। यहां पे मीनिंग दोनों ही वर्ड्स का सेम है। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब नहीं, सॉरी, सेम नहीं है। प्रिस्क्राइब का मीनिंग होता है कि जैसे डॉक्टर हमें क्या करता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि ये करो, ये करो, है ना? एडवाइस देता है, सलाह देता है, सलाह, है ना? या फिर मान लीजिए कि हम किसी एडवोकेट के पास गए, तो वो हमें प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, ऐसे चाहिए, तो वो है, वो हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्राइब से बनेगा उनका प्रिस्क्रिप्शन, सलाह क्या दे रहे हैं वो। और प्रोस्क्राइब का मीनिंग होता है पाबंदी लगाना, पाबंदी, पाबंदी लगाना। है दोनों वर्ब। ठीक है ना? प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब दोनों ही वर्ब है। लेकिन जैसे मेडिसिन, मैंने आपको, मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई आपका डायबिटीज लेवल बढ़ा हुआ है, अब जो है राइस मत खाओ। ठीक है, और आप ये फलाना मेडिसिन खाओ, मेडिसिन एक्स खाओ। तो एक्स जो मेडिसिन उसने आपको खाने के लिए कहा वो प्रिस्क्राइब किया, और जो उसने कहा कि राइस मत खाओ वो आपको उसने प्रोस्क्राइब कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। क्लियर हुआ क्या? प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। जी सर। ओके, रेस्ट्रिक्शन का इसी का है क्या सर? प्रोस्क्राइब का मीनिंग रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन। प्रोस्क्राइब का मीनिंग रेस्ट्रिक्शन ही हो गया। ठीक है ना? सर रेस्ट्रिक्शन भी सर उसमें आएगा, वर्ब में आएगा? दोनों ही वर्ब है। वर्ब तो ये भी है, वर्ब ये भी है। ठीक है ना? इरेज कर दें। यस सर। ठीक है, सर हियर और लिसन ये भी वर्ब है ना? कौन सा? लिसन एंड हियर। हाँ, लिसन एंड हियर वो दोनों ही वर्ब है, दोनों ही वर्ब है। आप लिख लो, मैं लिखना भूल गया था। लिसन भी वर्ब है और हियर भी वर्ब है, बट डिफरेंस ये है कि हियर का मीनिंग होता है सुनना, आप ध्यान से सुनो, ना सुनो, दैट इज सुनना। मैं यहाँ पे मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे कोई गाने की आवाज आ रही है, तो वो भी मैं सुन रहा हूँ, बट आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको केयरफुली सुन रहा हूँ, है ना? तो लिसन के साथ केयरफुली नहीं लगाते क्योंकि उसके अंदर ही होता है, और हियर के साथ आप केयरफुली यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बहुत ही बार ये वर्ड भी एग्जाम्स में आया हुआ है। एक होता है एस्योर, एस्योर। ठीक है, एक होता है इंश्योर, इनश्योर, और एक होता है इनश्योर।
इन तीनों का हमें डिफरेंस निकालना है तीनों ही वर्ब, तीनों ही वर्ब है, एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। ठीक है, देखो जो मैं ये एश्योर कह रहा हूं तो ये एश्योरेंस, जैसे मैंने कहा आई कैन एश्योर यू दैट यू विल क्वालिफाई द एग्जाम इफ यू डू हार्ड वर्क, है ना। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे हार्ड वर्क करोगे तो एश्योर करने का मतलब आप कर जाओगे। ऐसा भी हो सकता है नहीं करोगे भाई, आप नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे, है ना। तो इस एश्योर का मीनिंग दिलासा देना, दिलासा। अब दिलासा जो है ना झूठा भी हो सकता है, समझ गए ना, तो दिलासा देना। इंश्योर का मीनिंग होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित मतलब कि होगा ही होगा। जैसे वी इंश्योर्ड दैट आवर चिल्ड्रन डू वेल इन फ्यूचर। हम कुछ ना कुछ उनके लिए ऐसा इंश्योर कर दें, सुनिश्चित कर दें कि वो फ्यूचर में अच्छा करें, ठीक है ना। तो इस इंश्योर का मीनिंग होता है सुनिश्चित कर देना। और ये जो इंश्योर है, इंश्योर, इसका मीनिंग इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस लेना, जो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ये सब लेते हैं, बीमा, बीमा, ठीक है। तो ये कहीं भी आपको क्या करता है, ये वाला इंश्योरेंस, जब कोई डेंजरस सिचुएशन में हो, डेंजर में, तो वो आपको हेल्प करता है इंश्योरेंस। तो ये इंश्योर उस चीज के लिए कि आपको किसी भविष्य में होने वाले डेंजर से ये बचाएगा। तो जब भी आपको सेंटेंस में लगे कि भविष्य के कुछ डेंजर की बात कर रहा है तो आप ये यूज करेंगे। जब आपको लगे कि कोई 100% कह रहा है कि ऐसा करना है, ऐसा होगा, तो इंश्योर कर रहा है। और एश्योर का मीनिंग होता है कि वो आपको दिलासा दे रहा है, शायद नहीं भी हो, ठीक है। तो इसको कॉपी कीजिए, यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं। माइक बंद को, आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. I dash you, we will get to the play on time। फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, I need to study more to dash I get a qualifying mark। फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, और थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लिखते रहिए साथ साथ। ये 3 क्वेश्चन है, कीजिए तीनों क्वेश्चन को। रिवाइज्ड जो आंसर सीट है वो अपलोड कर दिया है पिछली बार वाला। मुझे लग रहा था कि वो चेंज करेंगे। एक जो क्वेश्चन था टायर्ड विद और टायर्ड ऑफ,
तो नहीं किया उन्होंने चेंज, विधि आंसर दिया उन्होंने भी। मुझे विद का कहीं रेफरेंस मिला नहीं। आप लोगों ने देखा था वो क्वेश्चन, आप लोग ने दिया था किसी ने एग्जाम? हाँ, और उनको चेंज करना चाहिए था, वो एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन था वो चेंज किया नहीं, और जिसको करना चाहिए था वो किया नहीं, पता नहीं क्या है क्या। पहले में जो ई वाला होगा सर, दूसरे वाला में देखिए, वाला होगा, ठीक है, ओके, दूसरे वाला में वाला चलिए देखते हैं। फर्स्ट में शायद एश्योर होगा ना सर, और सेकंड में इंश्योर। ओके ओके, और कोई? चलिए मैं करता हूँ। देखिए जो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। फर्स्ट वाला सेकंड वाला फर्स्ट एश्योर होगा सर, एएसएस। अच्छा ठीक है, लास्ट वाले एंश्योर। ठीक है, ओके। देखिए जो फर्स्ट है, आई डैश यू वी विल गेट टू द प्ले ऑन टाइम, वो कह रहा है मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, ऐसा तो नहीं है कुछ कि इंश्योर करो 100%, ये कह रहा है हम पहुंच जाएंगे, दिलासा दे रहा है, तो आएगा एश्योर, आई एश्योर यू। सेकंड में, आई नीड टू स्टडी मोर, मुझे स्टडी करना पड़ेगा ज्यादा, टू डैश आई गेट अ क्वालिफाइंग मार्क, 100% वो होना चाहता है ना कि भाई क्वालिफाइंग मार्क आ जाए, तो यहाँ पे वो इंश्योर यूज करेंगे हम लोग। आई नीड टू स्टडी मोर, आई नीड टू स्टडी मोर टू इंश्योर, 100% यहाँ पे मुझे सुनिश्चित करना है कि भाई मैं क्वालिफाई हो जाऊँ, इतना पढ़ना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे आएगा इंश्योर। इसमें देखो, आई वॉन्ट टू डैश माई लाइफ फ्रॉम फ्यूचर प्रॉब्लम, तो फ्यूचर के इस तरह के कभी किसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को इंश्योर, आई वॉन्ट टू इंश्योर माई लाइफ। ठीक है, कर लीजिए कॉपी। अच्छा सर, इसमें एश्योरेंस पीएनसी जब आएगा तो ये फ्रॉम तो बाहर भी रहेगा ना इसका? हाँ, है तो वर्ब ही। देखो टू के बाद हमेशा वर्ब का फॉर्म ही आता है और फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ भी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये ईएनसी कब यूज होता है सर? इंश्योरेंस हो गया, एश्योरेंस। कौन सा वाला? एश्योरेंस होता है ना सर, पीएनसी। इंश्योरेंस वो नाउन फॉर्म हो जाएगा इसी का, यदि हम इंश्योरेंस कहेंगे तो वो नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। एश्योरेंस कहेंगे तो वो नाउन हो जाएगा फिर। हाँ, लेकिन एश्योर, इंश्योर और इंश्योर ये वर्ब फॉर्म है। तो सर ये सर पसंद करने के लिए ऐसा भी दे सकता है सर इसको ईएनसी लगा के? हाँ दे सकता है, लेकिन मीनिंग तो वही रहेगा, दिलासा देना, सुनिश्चित करना और बीमा, तो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, पहले एक कॉपी कर लीजिए। सर ये क्वालिफाइंग जो है ये भी तो बाहर में है इसमें? कौन सा? ये जो हमने सेकंड दिया है, आई गेट ए क्वालिफाइंग मार्क्स है ना सर? क्या था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, आई गेट ए क्वालिफाइंग मार्क्स, ये नहीं क्वालिफाइंग है, देखो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई होता तो वर्ब होता, क्वालिफाइंग उसके साथ ए लगा है तो ये नाउन है, ठीक है ना। इवन नाउन भी नहीं है यहाँ पे, ये मार्क के लिए यूज हुआ है, तो क्वालिफाइंग मार्क के लिए यूज हुआ है, मार्क नाउन है तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो एक ये भी बहुत बार कंफ्यूजिंग में आया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में,
एल्यूड और इल्यूड, एक है एल्यूड और एक है इल्यूड। अब ये दोनों ही वर्ब हैं, वर्ब दोनों ही हैं, ठीक है ना। लेकिन इस एल्यूड का मीनिंग होता है एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल देना, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना। और जो ये इल्यूड है, इस इल्यूड का मीनिंग होता है किसी चीज से बचना, मेनली किसी नेगेटिव चीज से, मतलब नेगेटिव सेंस में ये किस चीज से भाग जाना, है ना। तो ये जो इल्यूड है इसका मीनिंग है भाग जाना, नेगेटिव वर्ड है ये। जैसे स्केप, स्केप मतलब होता है ना कहीं से भाग जाना, भाग के निकल जाना, स्केप हो जाना, स्केप भाग जाना, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं एक, ठीक है ना। और ये एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब कहीं से भाग जाना कैसे, गलत तरीके से, काफ़ी बुद्धि लगा के, कनिंग होना, ठीक है ना, कनिंग होना, इल्यूड यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। धोखा दे के भाग जाना, इवेड हो जाना, इवेड मतलब भी होता है भाग जाना, ठीक है ना। लेकिन सब नेगेटिव है ये वर्ड। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बताओ क्या आएगा। बहुत इजी है ये। ही डैश हर टू गेट मैरी, एल्यूड एग्जाम्पल दिया होगा या भगा ले गया होगा। ही एल्यूड हर टू गेट मैरी। नोट कर लिया। जी सर। नेक्स्ट पे आइए। देखिए, एक होता है अमेंड और एक होता है इमेंड, ईमेंड। ए और ई का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जब किसी चीज में हम एरर निकालते हैं, एरर, तो वो इमेंड होता है। इस ई से एरर याद रह जाएगा, किस चीज में गलती निकालते हैं। और अमेंड का मीनिंग होता है किस चीज को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना, संशोधन करना, संशोधन मतलब गलती नहीं है, उसको बस हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, इमेंड करते हैं, अमेंड करते हैं। अमेंड करते हैं, ये नहीं कहेंगे कि इमेंड कर रहे हैं, कि एरर था इसमें, है ना। तो वो एक मॉरलिटी का एक इशू आ जाएगा कि पहले से आप गलत चीज़ को फॉलो कर रहे थे क्या। तो इसलिए इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट ई वाला नहीं होता, ए वाला होता है, अमेंडमेंट। मतलब हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, पहले भी ठीक था, अब हम उसको और टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेंड इज संशोधन, इमेंड इज एरर। दोनों वर्ब है ना सर? हाँ, देखो, डैश ऑल द एरर, डैश ऑल द एरर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट। इस टेक्स्ट से सारे एरर को क्या कर दो, निकाल दो, है ना। तो वो इमेंड ऑल एरर की बात कर रहा है, इमेंड। क्लियर हुआ? ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
वाला में एरर वर्ड हमेशा आएगा। क्या इमेंड वाला में इमेंड का मीनिंग, हाँ इमेंड यदि एरर नहीं भी लिखा आए लेकिन उसका मीनिंग ये होगा कि किसी हम गलती को ठीक कर रहे हैं, तो जब हम गलती को ठीक कर रहे होंगे तो इमेंड आएगा। और जब हम किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे होंगे, है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ पे अमेंड करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब एक दूसरा वर्ड है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। कंप्राइज्ड या कंप्राइज, ये भी वर्ब है। और एक होता है कंपोज। ठीक है ना, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब देखो कंपोज का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज किस चीज का निर्माण करना, बनाना। जैसे ही कैन कंपोज अ सॉन्ग, ही कैन कंपोज दैट सॉन्ग। जैसे हम कह सकते हैं कि मजरू सुल्तानपुरी कंपोज्ड मैनी सॉन्ग्स, है ना। तो इस कंपोज का मीनिंग होता है बनाना, किसी चीज को बनाना। और कंप्राइज का मीनिंग होता है से बना हुआ होना, से बना हुआ। जब किसी चीज से कोई चीज बना हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं कंप्राइज। और ऑफ हम दोनों में लगा सकते हैं, कंप्राइज्ड ऑफ। क्लियर हुआ क्या? नोट कीजिए इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। कंप्रेस भी होता है ना सर? कंप्रेस मतलब दबाना। वो भी बात भी है ना सर? हाँ हाँ। क्या बोलिए? सर ये वर्ब के बाद ऑफ कैसे आएगा? हर एक वर्ब के साथ एक फिक्स जो है हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्राइज और कंपोज के साथ यदि कोई वर्ब आता है तो वो ऑफ ही आता है। जैसे कंसिस्ट के साथ भी ऑफ आता है, ठीक है। टेक ऑफ। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप कीजिए एक बार। सर एक बार पढ़ लीजिए सर इसकी। मिस्टर शर्मा डैश
मैनी स्टोरीज रिलेटेड टू एडवेंचर। और सेकंड है कंप्यूटर इज डैश ऑफ अ कीबोर्ड, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। देखो इसने स्टोरी बहुत सारी स्टडी क्या की होगी, बनाई हुई होगी एडवेंचर के ऊपर। तो मिस्टर शर्मा कंपोज्ड मैनी स्टोरीज रिलेटेड टू एडवेंचर। सेकंड में आओ, कंप्यूटर इज डैश ऑफ ए कीबोर्ड, मदरबोर्ड। कंप्यूटर किन किन चीज से बना होता है, कीबोर्ड से, मदरबोर्ड से और बाकी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से। तो जब से बना हुआ हो तो हम लगाते हैं कंप्राइज ऑफ। कंप्यूटर इज कंप्राइज ऑफ ए कीबोर्ड, मदरबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक्सेट्रा। ठीक है। एक होता है कंसिस्ट ऑफ, यहीं पे उसका भी देख लो। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर कोई चीज होना। जैसे मैं कहूं दिस बिल्डिंग इज कंसिस्ट ऑफ मैनी अमेनिटीज। इस बिल्डिंग में बहुत सारी सुख सुविधा की चीज है, अमेनिटीज है, तो उसके अंदर ही है, कंसिस्ट है उसके अंदर, तो हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ। ठीक है ना, क्लियर? नोट कर लीजिए। सर ये भार वगैरह कोई पीडीएफ मिलने से ठीक रहता है सर, इसको हम पढ़ भी सकते हैं ना सर? किस वर्ब का? ये सब जैसे इस टाइप के भार में जो कंफ्यूजन भार हो गया, डबल मीनिंग वाला भार, तो वो तो सारा मैं लिखवा ही रहा हूँ ना, जो अपने एग्जाम में जो आ सकता है वो सारा तो मैं लिखवा ही रहा हूँ। आप जो जितने मैं लिखवा रहा हूँ कंफ्यूजिंग वाले, आप इतने को ही पढ़ो, इसी को बार बार रिवाइज करो। ठीक है ना? और जो किस वर्ब के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है वो हम प्रपोजिशन में करेंगे, जब प्रपोजिशन करेंगे तब। इरेज कर दो अभी इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए एक वर्ड है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। एक होता है एक्साइट और एक होता है इनसाइट। ठीक है ना, एक्साइट एंड इनसाइट। देखो एक्साइट का मीनिंग है तो वर्ब ही, और ये भी है वर्ब, दोनों वर्ब है। लेकिन एक्साइट का मीनिंग क्या होता है? उत्तेजना, एक्साइटमेंट, जैसे हम एक्साइटमेंट कहते हैं, उत्तेजना, है ना। और इनसाइट का मीनिंग होता है, ये भी उत्तेजना होता है, एक्साइटमेंट ही है ये भी, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। मतलब ये होता है भड़काना। जैसे मैंने कहा किसी को कि भाई खूब पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, लाइफ ऐसी चेंज हो जाएंगी। तो वो क्या कर रहा हूं मैं? उसको एक्साइट कर रहा हूं। ठीक है ना। और मैंने किसी को कहा ये कि जाओ उसको मार दो, उसका घर तोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा? इनसाइट होगा वो। ठीक है ना। नेगेटिव वे में एक्साइट करना, दैट इज इनसाइट। लिख लीजिए। They conspired to dash rights.
he dash loyal, he inside loyal employee employees to ये दोनों क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दे कॉन्स्पायर्ड। कॉन्स्पायर का मतलब होता है जब किसी के लिए हम लोग कोई गलत जो है प्लानिंग करते हैं, उसे कहते हैं कंस्पायरेसी। सो दे कंस्पायर्ड टू डैश राइट्स। तो राइट करवाने के लिए उसने कंस्पायर किया है, तो क्या किया होगा? भड़काया होगा या उत्तेजना दिलाया होगा कि हाँ भाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, करो ऐसा। उसने इंसाइट किया है ना, नेगेटिव वर्ड है ना, वैसे भी दिख रहा है मुझे राइट है, नेगेटिव वर्ड ही भरूंगा मैं, इंसाइट। सो दे कॉन्स्पायर टू इंसाइट राइट्स। उन लोगों ने ऐसे प्लानिंग की, नेगेटिव प्लानिंग कि दंगा भड़क जाए। ही डैश लॉयल एम्प्लॉयज टू रिबेल। उसने क्या किया? जो कंपनी के लॉयल एम्प्लॉयज थे उसको ऐसे भड़काया कि वो रिबेल कर गए, है ना। उनसे रिबेल मतलब आंदोलनकारी हो गए। तो ही इंसाइटेड लॉयल एम्प्लॉयज, जो कंपनी के लॉयल एम्प्लॉय थे, ईमानदार, उसको भी उसने भड़का दिया। क्लियर हुआ? इरेज कर दूं? सर कॉन्स्पायर्ड मतलब क्या है? कॉन्स्पायर मतलब प्लानिंग करना किसी के बारे में गलत करने के लिए, नेगेटिव प्लानिंग करना किसी के लिए। षड्यंत्र, हिंदी में कहेंगे षड्यंत्र। जी सर, जी सर। चलिए, तो हम लोगों ने अभी एक्साइट, इंसाइट देख लिया। अब एक और वर्ड है, यस, लूज। देखो LOSE, ये आपने कभी लिखा भी होगा बहुत बार, तो आपको कंफ्यूज भी होंगे कि क्या लिखूं, और फिर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं कि जो मन में आता है वही लिख देते हैं। ये वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंफ्यूज करते हैं लिखने में, इसलिए एग्जाम में आता है। देखो जो ये है इसको हम पढ़ते हैं लूज, इसको जो है ना हम लोग पढ़ते हैं लूज, इसको पढ़ते हैं लॉस, और इसको पढ़ते हैं लूज। लूज, ठीक है। तो इस लूज का मीनिंग होता है खुला, कहता है ना लूज पैसे नहीं है, ठीक है ना। या फिर इसका मीनिंग खोना भी होता है कि आप जैसे लूज, मैंने उसने मैच को लूज कर दिया, है ना, इंडिया लूज कर गई दिस मैच, तो खोना, हारना, वो होता है इसका मीनिंग। ये जो लॉस है इसका मीनिंग क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, हानि होना, हानि। और जो ये लूज है इसका मतलब होता है ढीला होना, ढीला, ढीला। अब एग्जाम में ना आप कंफ्यूज करोगे कि यार ये वाला ये कौन सा क्या है। तो आप ना ऐसे याद रखो, जैसे लूज पजामा, तो पजामा में दो पार्ट होते हैं ना, आप एक इसमें पैर डालते हो, इसमें पैर डालते हो। ये मेरे टीचर ने मेरे को ऐसे सिखाया था, तो मुझे भी ऐसे ही याद है कि देखो एक पैर इसमें डालेंगे, एक पैर इसमें डालेंगे। पजामा कैसा होता है? लूज होता है, ढीला। तो ये डबल ओ वाला लूज ढीला है। लॉस, ये हम हर किसी को याद रहता है, हानि होता है, लाभ हानि, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और जो ये लूज है इसका मीनिंग खोना या हारना, ये आपको थोड़ा सा बस याद रखना होगा, ठीक है। इस वाले में कंफ्यूजन होती है, तो उसको आप ऐसे याद कर लो कि डबल ओ है, मतलब पैंट के जैसे डबल वो होता है ना पैर डालने वाला, तो दोनों में पैर डाला, ढीला हो गया, तो लूज, ढीला। क्लियर?
भरिए इसको। डबल वाला। आई डोंट लाइक लूज गारमेंट्स। गारमेंट मीन्स कपड़े, तो मुझे लूज गारमेंट पसंद नहीं है, तो डबल ओ वाला आएगा। क्लियर सबको? देखिए, एक होता है सेंसर और एक होता है सेंश्योर, लेकिन पढ़ते दोनों को सेंसर ही है, लेकिन आप ऐसे याद रखो कि ये सेंश्योर है और ये सेंसर है। ठीक है ना? तो श्योर वाला जो है और एक सेंसर ओ वाला है। आपने सुना होगा फिल्म के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है, जो फिल्म में कोई आपत्तिजनक सीन होता है तो उसको काट देता है, सेंसर से लगा देता है। तो ओ फॉर ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है? रोक लगाना। तो इससे आप याद रख लेना कि ये सेंसर का मीनिंग होता है कि रोक लगाना, ऑब्जेक्शन करना किसी चीज पर, ऑब्जेक्शन उठाना। और ये जो सेंश्योर है, फिर अपने आप इसका मीनिंग हो जाएगा कि हम ये सोच लेंगे कि इसका मीनिंग निंदा करना किसी का। ठीक है ना? इसका मीनिंग होता है किसी का निंदा करना, किसी के बारे में कुछ कहना बुरा भला। और इसका मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट उठाना, किसी चीज को रोकना। ठीक है ना? पाबंदी लगाना। तो इस ओ से याद रखो, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मीनिंग पाबंदी लगाना। ठीक है? ये दोनों वर्ब है सर। डैशबोर्ड कट ऑल द अनवांटेड सीन्स इन मूवी, है ना? तो आ जाएगा सेंसर। सेंसर बोर्ड कट ऑल द अनवांटेड सीन्स इन मूवी यूजिंग हिज टेंशन। तो इस डिफ्यूज का ऊपर वाले का मीनिंग है टेंशन कम करना, और ये जो डिफ्यूज है इसका मीनिंग होता है फैलना, स्प्रेड होना। स्प्रेड, फैलना, स्प्रेड होना, स्प्रेड। ठीक है ना? जैसे भाई घर में कोई खाना बना और उसकी खुशबू क्या हो जाएगी हर जगह? डिफ्यूज हो जाएगी, डबल एफ वाला। और जो ये डिफ्यूज है इसका मीनिंग होता है डिफ्यूज योर टेंशन, डिफ्यूज योर टेंशन सो दैट यू कैन स्लीप वेल। ठीक है? इसके बाद आइए सर ये डिफ्यूज में बम डिफ्यूज भी करते हैं ना सर? जो बम डिफ्यूज करते हैं, ठीक है ना, कि हमने बम को डिफ्यूज कर दिया, वो डिफ्यूज जो है कौन सा हो जाएगा? उसका मीनिंग होता है किस चीज़ को फैलने से रोकना। बॉम्ब स्क्वाड। स्पेलिंग सर अलग होगा सर उसका। मीडिया आएगा क्या सर उसमें? लेकिन कम करना नहीं। बॉम्ब में जब बॉम्ब कोई डिफ्यूज करता है तो एक तरह से ह्यूमन बीइंग पे टेंशन कम करता है, तो दैट इज बॉम्ब डिफ्यूज ही होगा। 100% बॉम्ब डिफ्यूज होना ये होगा, है ना? रोकना किस चीज़ को, तो वो भी डिफ्यूज ही होता है ना? और इस डिफ्यूजन का मीनिंग, ये जो डिफ्यूज है इसका मीनिंग होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग होता है हवा का एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे आप सांस ले पा रहे हैं, डिफ्यूजन की वजह से। हिंदी में आपने पढ़ा होगा इसको साइंस में, विसरण। न्यूक्लियर डिफ्यूजन से। हाँ, न्यूक्लियर डिफ्यूजन से याद रख लो ये वाला, ये SION होता है उसके अंदर। नेक्स्ट पे आइए। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बार आपने देखा होगा। देखो, एक होता है सी, एक होता है लुक, ठीक है? एक होता है स्टेयर, एक होता है पीप, ठीक है? उसके बाद एक होता है ग्लेयर, ग्लेयर, एक होता है ग्लैंस, और एक होता है ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स। देखो, इन सब का मीनिंग तो देखना ही होता है। सी का मीनिंग देखना,
है ना। और लुक का मीनिंग भी ताकना होता है ना, नज़र देना। लेकिन हम जब भी हमें ये कहते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं लुक अप द टेबल देखो, तो वो जब अपने आप हो जाए, है ना, जब वो आप अपने आप कर रहे हैं तो वो ये सी है। यदि आपको कोई कह रहा है देखो, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये होगा देखो। लुक हेयर, हम ऐसा तो नहीं कहते सी हेयर, लुक हेयर। तो जब भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा हो, इंस्ट्रक्शन, तो हम लोग लुक लगाते हैं। स्टेयर का मीनिंग होता है किसी को घूरना। स्टेयर का मीनिंग होता है किसी को घूरना, या किसी पर गलत नजर डालना, ये भी कह सकते हैं हम। पीप का मतलब होता है, जैसे मान लो हम लोग बचपन में करते थे कि अपने आंखों पे अपना हाथ रख लेते थे और बीच के उंगली से थोड़ा किसी को देखते रहते थे, तो वो होता है पीपिंग, है ना, झांकना। एक तरह से इसको कह सकते हैं झांकना, है ना। या मान लो आप मान लो कहीं पे एक छोटा सा होल है, उस होल से आप देख रहे हो अंदर क्या क्या चल रहा है, तो यू आर पीपिंग। या इसी को झरोखे से भी देखना कहते हैं, झरोखे से का मतलब होता है कि कोई छोटा सा, मान लो पेड़ पौधे के बीच में कोई एक जगह है जिसमें से उसके उधर की तरफ क्या हो रहा है दिख रहा है, तो उसे भी कहते हैं पीपिंग। ग्लेयर का मीनिंग होता है गुस्से से किसी को देखना, ठीक है। ग्लैंस मतलब फटाफट, एक नजर, एक झलक। जैसे आप स्टेशन पे क्या करते हो, ट्रेन एट अ ग्लैंस, है ना, जल्दी से एक झलक देखते हो कि कहाँ पे क्या है। तो जब भी ट्रेन, एरोप्लेन, इन सब से संबंध रिलेटेड कुछ भी आए ना, तो आप उसमें ग्लैंस लगाना। उसका मीनिंग होता है जल्दी से, झटपट, एक नज़र में सब कुछ देख लेना, ठीक है। और याद रखना आप ट्रेन एट अ ग्लैंस। अच्छा, और ग्लिम्प्स का मीनिंग क्या होता है? ग्लिम्प्स का मीनिंग होता है एक नज़र देखना, एक नज़र मतलब जैसे सपोज करो कि आप जा रहे हो, अचानक से एक कार की तरफ आपका नज़र गया और उस कार के अंदर अमिताभ बच्चन बैठा था, और अचानक से फिर वो कार का शीशा बंद हो गया, तो आपने क्या देखा? उसका एक नज़र देखा, है ना, थोड़ा सा झलक देखा, तो ग्लिम्प्स उसको कहते हैं। ये ग्लैंस है ना, ये एग्जाम में आता है बार बार। कैच कर लीजिए। सर लास्ट दोनों तो नहीं, एक बार बता दीजिए। ग्लैंस का, ये जो ग्लैंस, इसका मतलब होता है फटाफट देखना। जैसे कौवा, आप देखो आएगा, इधर उधर झट से देखेगा और फिर से उड़ जाएगा, तो क्या करता है? क्रो टेक अ ग्लैंस, वो एक ग्लैंस करता है। और ग्लिम्स का मतलब होता है एक नज़र देखना। मैंने उसको ये समझाया आपको कि कॉलेज टाइम में किसी को हम पसंद करते हैं तो वो एक झलक दिखता है ना, वो एक झलक ग्लिम्स कहते हैं। मतलब अचानक से थोड़ा सा किसी को देखना और फिर वो नहीं दिखे, है ना। वही मैंने एग्जांपल दिया कि आपको अचानक से आपको दिखा कि कार में जो है ना के अंदर कोई बैठा हुआ है, अमिताभ बच्चन है वो, और फिर कार का विंडो अप हो गया, आप देख नहीं पाए। तो ग्लिम्स मतलब एक नज़र देखना, एक झलक देखना, गलती से दिख गया। पालकी जा रही थी और पालकी के अंदर का गलती से हवा से पर्दा हट गया और उसके अंदर जो जा रही होगी वो दिख गया किसी को, तो दैट इज अ ग्लिम्प्स, एक झलक। आपने ध्यान से देखा भी नहीं कि क्या था, नहीं था, कौन था, तो दैट इज अ ग्लिम्प्स। क्लियर हुआ क्या? मैं क्लियर कर पाया क्या? सी देखना, जो आप अपने आप करते हो। लुक, जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है आपको देखना तो आप लुक करते हो। किसी को घूरना, गंदी नजर से घूरना, दैट इज स्टेयर। पीप का मतलब झांकना या झरोखे से देखना, किसी होल से किसी को देखना, दैट इज पीपिंग। ग्लेयर, गुस्से से देखना। ग्लैंस देखो, ग्लैंस और ग्लिम्स दोनों एक नजर है, लेकिन ग्लैंस का मीनिंग होता है जानबूझ के, आप जानबूझ के किसी को जल्दी जल्दी देख रहे हो, जल्दी, है ना। यहां पे जल्दी वाली बात है कि आप जल्दी किसी चीज को देख रहे हो, तो ग्लैंस। लेकिन कोई चीज आपको थोड़े से टाइम के लिए दिख गया फिर वो बंद हो गया, तो दैट इज ग्लिम्स।
ठीक है, तो ग्लिम्स जो है ना वो अपने आप हो रहा है, अचानक से कुछ आपको दिख गया, दैट इज ग्लिम्स, कि आपने ग्लिम्स ही देखा उसका। और ग्लैंस मतलब होता है कि जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी देख रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना। ग्लैंस ग्लैंस जैसे आप ये कह सकते हैं, टेक अ ग्लैंस ऑफ योर नोट बिफोर एंटरिंग एग्जाम हॉल, है ना। तो वो ग्लैंस जानबूझ के आप कर रहे हैं, उसको ग्लिम्स नहीं कहेंगे, है ना। आई वॉज गोइंग इनटू द एग्जाम, आई एम गोइंग इनटू एग्जामिनेशन हॉल एंड आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ माई गर्लफ्रेंड। मैंने अपने गर्लफ्रेंड का एक ग्लिम्स देखा कि अचानक से वो दिख गई, है ना। तो जो अचानक से हो जाता है तो दैट इज ग्लिम्स। तस्वीर भी होता है ना सर, ग्लिम्स। हाँ, ये भी कह सकते हैं, तस्वीर देख लेना, ग्लिम्स। लेकिन ग्लिम्स का मीनिंग, असली मीनिंग यही है कि गलती से कोई चीज आपको, आप खुद ही नहीं देख रहे थे, अचानक से कोई चीज आपको दिख गया थोड़े से टाइम के लिए, दैट इज ग्लिम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि जैसे क्या था वो, अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू टेक अ ग्लिम्स ऑफ पद्मावती, है ना, एक झलक देखना चाहता था। चलिए नेक्स्ट, और क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट अपने लिए। लाइटिंग एक होता है, हाँ ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक तो होता है कन्वस, हाँ कैनवस, वास, और एक कैनवस, देखो एक होता है कैनवास और एक होता है कैनवस। जो ये कैनवास होता है इसका मतलब होता है वोट मांगना, घूमना इधर उधर, कैनवसिंग करना, वोट मांगना। और ये जो कैनवस है इसका मीनिंग होता है मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा। जैसे कैनवस पे पेंटिंग बनाया जाता है, कैनवास करने के लिए मिनिस्टर्स जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो जब घूम घूम के वोट मांगना, घूम के वोट मांगने के लिए जाते हैं, या आप घूमते हो किसी चीज़ के लिए भी, जैसे आप किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसे हम कैनवसिंग कहते हैं। और इस कैनवस का मीनिंग होता है, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है। और इस कैनवस का मीनिंग होता है कोई मोटा कपड़ा, जैसे माई शूज इज मेड अप ऑफ कैनवस, ठीक है। आई ड्रॉ अ गुड पेंटिंग ऑन अ कैनवस, ठीक है। अच्छा एक और लिख लो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आया है। रिफ्यूज, एक होता है रिफ्यूज करना, एक होता है डिनाई करना, एक होता है रेफ्यूट करना, रेफ्यूट, और एक होता है डिक्लाइन करना, ठीक है। देखो रिफ्यूज का मीनिंग है किसी चीज के लिए मना कर देना, मना कर देना। जैसे he refused me to give his bike, he refused me to give his bike। डिनाई का मतलब होता है खंडित करना, देखो मना करना और खंडित करना, है ना, ये डिफरेंस है। जैसे एलिगेशन को खंडित किया जाता है, कोई चीज ऐसा लग रहा है आपको कि ये सच नहीं है, झूठा है, तो उसको हम डिनाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम में एग्जैक्ट यही आया हुआ है, द थीफ denied the charges, ठीक है ना।
रेफ्यूट का भी डिनाई ही होता है, मीनिंग सेम होता है। और डिक्लाइन का मीनिंग होता है किसी को टर्न डाउन कर देना। टर्न डाउन मतलब टर्न डाउन कर देना। टर्न डाउन का मीनिंग होता है कोई ऑफर को मना कर देना, किसी ऑफर को मना कर देना, मना कर देना किसी ऑफर को। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ही, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है ना, हाँ जैसे ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है। ही डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ नासा। नासा के ऑफर को उसने डिक्लाइन कर दिया। ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड, टर्न डाउन हो गया, जो आप करना चाहते थे वो नहीं हुआ, तो दैट इज डिक्लाइंड। ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड होता है। ट्रांजैक्शन डिनाइड नहीं हो सकता, ट्रांजैक्शन रिफ्यूज नहीं हो सकता। ठीक है ना। कोई प्रपोजल तो सर हम उसको डिनाइड होगा ना, प्रपोजल जब आएगा तो। प्रपोजल को आप क्या करोगे? डिक्लाइन करोगे। नेगेटिव चीजों को ना डिनाई किया जाता है, नेगेटिव चीजों को आप ऐसे समझो, है ना। जैसे सपोज करो आपके कंपनी ने कहा कि यू डिडंट वर्क वेल फॉर अस। आप कंपनी ने कहा कि भाई आपने हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया, तो यू विल डिनाई दिस, क्योंकि आप पे वो चार्ज लगा रहे हैं। ठीक है। और कुछ लेना देना इस तरह के में कुछ मना करना हो तो रिफ्यूज। ही रिफ्यूज टू गिव मी मनी, he refuses to buy a car, he refuses to go office today with me। ये ईडी लगाने से सर ये भार तो भार भी रहेगा ना, कौन सा वाला? कोई भी सर डिनाइड में refuse हाँ हाँ हाँ, वो तो वर्ब का फॉर्म चेंज तो होगा ही यार। रिफ्यूज, 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 डिनाई, डिनाइड, डिनाइड, डिक्लाइन, डिक्लाइन, डिक्लाइंड, तो वर्ब का फॉर्म तो चेंज होगा ही होगा अकॉर्डिंग टू यूज। डिक्लाइन का फिर से बता दीजिए। सर वो हाँ हाँ बोलिए। डिक्लाइन का फिर से बता सर देखिए- ग्रुप में रुकिए, पहले मैं डिक्लाइन का बताता हूँ। डिक्लाइन का मीनिंग होता है किसी ऑफर को टर्न डाउन कर देना। ठीक है ना। जैसे यू डिक्लाइन टू वर्क विद स्पेस एक्स, यू डिक्लाइन टू डू दिस वर्क विद मी, है ना। आपने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा हूँ, डिक्लाइन कर देना किसी ऑफर को। पॉजिटिव चीज है ये। ठीक है ना। आप क्या पूछ रहे थे? कोई और क्या पूछ रहे थे? एक आदमी और बताइए। इनके बाद कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ 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 सर ये बोल रहा था कि सर ग्रुप में एक कंडीशनल का आपने पीडीएफ डाला था, उसका आंसर सर डाल दीजिए। कंडीशन का तो मैंने करवाया था ना आंसर। मैंने एक पीडीएफ भी डाला था सर। अच्छा, कंडीशन का मैंने पीडीएफ भी डाला था। ठीक है, मैं उसका आंसर मैंने एक्चुअली बहुत सारा करवा दिया था जो आपको नहीं। अच्छा, मैं एक पीडीएफ आंसर का भी डाल दूंगा उसमें। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ठीक है, मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, एक दो और है वो लिख लीजिए। देखिए, एक और है जो एग्जाम में थोड़ा कई बार आया है। एक होता है सिंक और एक होता है आपका ड्रोन, DROWN, ड्रोन। दोनों का मीनिंग होता है डूबना। लेकिन जब कोई चीज अपने आप डूब जाए, अपने आप डूब जाए, तो वो सिंक होता है। लेकिन जब उसको डुबाया जाए, कोई डूअर चाहिए, यहां पे डूअर की जरूरत है। ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं ड्रोन। सिंक अपने आप डूब गया। जैसे हम कहें द बोट सैंक दैट डे ड्यू टू ओवरवेट, है ना। ओवरवेट की वजह से जो बोट था वो सैंक कर गया, डूब गया अपने आप, है ना। और जैसे हम ये कह सकते हैं ड्रोन में क्या कह सकते हैं? द टेररिस्ट ड्रोन द मर्चेंट नेवी शिप, है ना।
जबरदस्ती डुबाया जाए तो ड्रोन होता है फिर वो। एक होता है राइड, एक होता है ड्राइव, ठीक है ना। जैसे हम बाइक को क्या करते हैं, राइड करते हैं, बाइक राइड, ठीक है ना। किसी एनिमल के ऊपर हॉर्स राइड, एनिमल राइड, वो हम राइड करते हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे झूले होते हैं उस पर भी हम क्या करते हैं, राइड करते हैं झूले पे। और ड्राइव किसको हम करते हैं, जिसके 4 चक्के हों, कार, उसको हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे इसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन करेंगे। आप इसको एक बार रिवाइज करके रखना ताकि हम लोग आते ही उसको क्वेश्चन को स्टार्ट कर दे करना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी जो है ना ये जितना भी चीज़ हमने सीखा है उसका यूज़ कर पाएंगे। बिना एप्लीकेशन किए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए वो चीज़ें समझ में आता नहीं है। अभी जितना हम लोगों ने किया है वो और अच्छी तरह से हमें आ जाएगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन का पीडीएफ और दे दीजिए सर। इसके क्वेश्चन का पीडीएफ, ठीक है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप पहले से भी करके रखो और फिर मैं इसका डिस्कशन करवाऊंगा क्लास में, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, एरर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, वीडियो भी डाल दीजिएगा सर इसका। क्या वीडियो सर इसका आज का। आज का मैं वीडियो देखता हूँ, अपलोड हो पाएगा तो कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपलोड में लगाना भूल गया, इसको वो करना रिकॉर्ड में। हाँ, जो शुरू में सर अटेंड नहीं कर पाए थे ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, शुरू वाले तो हैं, मैं डाल दूंगा उसको, ग्रुप में तो है ही। जी सर, मगर आज का वीडियो का सर। अच्छा, आज का वीडियो शुरू वाला होगा शायद, रिकॉर्ड थोड़ी देर, वो मैं भूल गया इसका बटन ऑन करना। ठीक है, मैं देखता हूँ, ओके, जितना हो पड़ता है। सर ये मैथ का पीडीएफ जो भेजा था आपने, हाँ हाँ, रेशियो वाला, उसका उसका एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो उसका जो क्वेश्चन आपको यदि पूछना है तो वो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, नहीं तो हम लोग कल के क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, उस पूरे रेशियो के क्वेश्चंस को। हाँ सर, ये तो मेरे 2-3 में डाउट है सर इसमें। ठीक है, वो तो कल हम लोग करेंगे उसका, थोड़ा कल लेट हो जाएगा, अराउंड 10:30 के बाद ही हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ सर 10:30 के बाद ही सही रहेगा, क्योंकि हमसे ड्यूटी में सर 10:30 हो ही जाता, पहुँचते बहुत जरूरी सर। ओके ओके, मिलते हैं कल, ओके, बाय, जय हिंद, जी सर। गुड नाइट, गुड नाइट। Next